हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और मैं विपिन सर आप लोगों के एक बार फिर से बायोलॉजी सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए कुछ नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूं। और इसी क्वेश्चन में हम आपको जो पिछला वीडियो आपने कल देखा था उसी का जो शेष पार्ट है, शेष क्वेश्चन है, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी का कुछ सेक्शन आज हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आई होप कि जो भी आपका प्रिपरेशन का वीडियो दिया जा रहा है आप देख रहे होंगे और आपका जो नॉलेज ऑफ लेवल है माइंड का वो आपका बढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि जितना भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के माध्यम से या टॉपिक के माध्यम से जो भी दिया जा रहा है, जो भी दिया गया, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम के समय तक आपका प्रिपरेशन बेहतर होगा और आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन का जो दिमाग में सेटअप है, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जब आप अनसॉल्व करते हो तो हर सेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 2-4 क्वेश्चन जो हर सेट में रिपीट होते हैं। और अगर आपने 10-20 वीडियो देख लिया अनसॉल्व क्वेश्चन का तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, बार बार आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपको क्या होंगे, रट जाते हैं माइंड में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि वीडियो रेगुलर आप देखिए और वीडियो देखने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए और लिंक को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो अपने हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी लाभ मिल सके, वो भी परीक्षा में बेहतर कर सके। ठीक है, तो मैंने आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का जो सेटअप है यहाँ पर आपके सामने मैंने सेट कर दिया है। अब इसी क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग आंसर के रूप में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होगा वह सॉल्व क्वेश्चन 2020 के ही 348 WZ जो कल दिया था उसी का शेष पार्ट है। और इसमें अति लघु उत्तरी में जो क्वेश्चन बचा हुआ था इनके अब हम उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आज का है, स्टेम कोशिका के कार्य बताइए। ठीक है, व्हाट और फंक्शन या वर्क ऑफ स्टेम सेल, इसे स्टेम कोशिका या स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, ये किस प्रकार की कोशिका है, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, पाया कहाँ जाता है, इन सब बातों को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो आप घबराइए मत। ठीक है, दरअसल आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है, क्या होता है दोस्तों, ब्लड होता है। ब्लड का मतलब रक्त और रक्त का मतलब खून होता है और इसी को कुछ लोग लहू भी कहते हैं। ठीक है, तो रक्त, खून या जो लहू है इसी को ब्लड कहते हैं। ठीक है, आपका जो रक्त है इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की क्या हैं, आपके रक्त में कणिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो ये मानव की बॉडी में जो है, ये ऐसा नहीं कि एक बार बच्चा पैदा हो गया तो वही ब्लड हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में जो RBC है वो आपका 100 से 120 दिन बाद क्या होती है, डेड हो जाती है, अर्थात यही इसका क्या है, जीवन काल है। ठीक है, और जो WBC है ये लगभग 1 से 13 दिन, ठीक है, कितना, 1 से 13 दिन इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। ठीक है, उसके बाद ये डेड होती है। और जो प्लेटलेट्स होता है 1 से 7 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, कि सपोज करिए कि आपके बॉडी में जो आज RBC बनी, RBC कोशिका जो बन रही है, रेड ब्लड कार्पसेल, लाल रुधिर कणिका जो आज बन रही है, वो 1 हफ्ते बाद क्या हो, सॉरी 120 दिन बाद क्या होगी, डेड हो जाएगी, मर जाएगी। सपोज करिए आज आपकी बॉडी में 1 लाख RBC बनी है तो आज से 120 दिन बाद ये मर जाएगी। ठीक है, तो क्या आपके शरीर से ब्लड खत्म हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी कोशिकाएं पर डे RBC नष्ट हो रही हैं उतना ही लगभग क्या हो रहा है, नई RBC, नई WBC, नए प्लेटलेट्स कोशिकाओं का बॉडी में क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, और कहाँ निर्माण होता है RBC का, अस्थिमज्जा में, बोन नैरो में होता है। ठीक है, अस्थिमज्जा में होता है। तो वहां पर ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो RBC का निर्माण कर रहा है, नए नए RBC का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे नए नए कोशिकाओं, नए नए ऊतकों, नए नए अंगों का निर्माण करने वाली जो कोशिका है उसी को हम क्या कहते हैं गाइज,
स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। यही वह कोशिका है जो आपके अस्थिमज्जा में पाई जाती है प्रमुख रूप से, और वहीं पर आरबीसी अर्थात लाल रुधिर कणिका के निर्माण करने का कार्य करती है। ठीक है, अर्थात ये स्टेम सेल, स्टेम कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर नए नवीन कोशिका, ऊतक या अंगों को निर्माण करने या बनाने की क्या होती, कैपेबिलिटी होती, क्षमता होती है। ऐसी कोशिका को हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं, अर्थात स्टेम कोशिका कहते हैं। और यह बोन नैरो में आदमी के अंदर पाया जाता है। और अगर वैसे बात करें तो भ्रूण का जो नाभिनाल होता है, प्लेसेंटा का भाग होता है, उस नाभिनाल में भी क्या होता है? यह स्टेम सेल पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के गर्भ से बच्चे के नाभि में जो जुड़ी नाल है उसी को गर्भनाल, प्लेसेंटा, उसको क्या करते हैं? काट करके उसे बाद में बॉडी से बाहर करके क्या होता है? बाहर फेंक देते हैं। लेकिन हमारा जो चिकित्सा जगत है इस पर रिसर्च किया तो पता चला उसमें भी कुछ ऐसे स्टेम सेल हैं, कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो फेंक देने पर वेस्ट होती हैं। तो वैज्ञानिकों ने उसको संरक्षित करने का प्रयास किया और संरक्षित करने के कारण ही उसमें और स्टडी करने में पता चला कि स्टेम कोशिका उसमें हैं। इस प्रकार कोशिकाएं हैं जिनको भविष्य में अगर सुरक्षित रख लिया जाए तो उस नाभिनाल से पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उसमें अगर कोई अंग, कोई ऊतक खराब होता है तो उस स्टेम सेल को हम क्या करेंगे? यूज करके उस बालक के नवीन अंगों, ऊतकों का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात स्टेम सेल भविष्य में एक बहुत बड़ा स्कोप होगा नए नवीन अंगों और ऊतकों को बनाने में। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेम सेल का कार्य। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ लिखेंगे कि स्टेम सेल क्या है, पहले लिखते हैं फिर कार्य। ठीक है, स्टेम कोशिका तो वह कोशिका जो प्रायः मानव के अस्थिमज्जा में उपस्थित होती है तथा ठीक है नई कोशिकाओं व ऊतकों के निर्माण की क्षमता रखती है। ठीक है, उसे हम स्टेम सेल कहते हैं या स्टेम कोशिका कहते हैं। स्टेम सेल या स्टेम कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि वह कोशिका जो प्रायः मानव के अस्थिमज्जा में उपस्थित होती है और नई कोशिकाओं और नए ऊतकों के निर्माण की क्षमता रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल अर्थात स्टेम कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इसका कार्य कंफर्म हो गया कि ये नई कोशिकाओं और नए ऊतकों के निर्माण में क्या होती है? भाग लेती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, स्टेम कोशिका कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अति लघुत्तरी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, सिर्फ 1 नंबर का है, सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट का नाम। तो आपने पढ़ा है कि वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है, तो मैं आपसे आंसर चाहूँगा। 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत अर्थात गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया। मैंने इसको भी आपको वीडियो के माध्यम से जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में दिया। ठीक है, तो 5 सेकंड का टाइम देते हैं और आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर आपने कर दिया कमेंट बॉक्स में। तो याद होगा कि वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत, पहले थोड़ा सा इस थ्योरी के बारे में हम लोग एनालिसिस कर, क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन के इर्द गिर्द भी हम लोग मटेरियल कवर करते हैं। ठीक है, कि क्या है इसके इर्द गिर्द, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसे क्या करें? छोड़े ना। ठीक है, तो वंशागत का मतलब होता है वंश माने संतान, गति माने जाना। तो जैसे आप हैं या हम हैं, तो जब हमारी आने वाली पीढ़ी होगी तो क्या होगा? हमारा जो रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, कदकाठी है, ठीक ऐसे ही कैरेक्टर क्या होगा? अगली पीढ़ी में हमारी संतानों में जाएगा। इसको वंशागत कहते हैं। और इसको ले जाने वाला कौन है? जो इस पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, तो उसको
क्रोमोसोम सिद्धांत। मेंडल ने उससे क्या कहा, आनुवांशिक कारक का नाम। मेंडल ने कहा कि आनुवांशिक कारक ही वह पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। लेकिन बाद में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। बाद में शटन और बावेरी आए, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया और बताया कि मेंडल जिसे आनुवांशिक कारक कह रहे थे, जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में अर्थात माँ बाप से संतानों में ले जाता है, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम नाम दे दिया, अर्थात गुणसूत्र। उन्होंने कहा कि मेंडलीय कारक नहीं बल्कि वह पदार्थ गुणसूत्र है जो एक पीढ़ी के लक्षणों में दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और इसी के आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया, कौन, शटन और बावेरी ने। लेकिन हालांकि बाद में इसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो फिर इसके बाद ये बातें इनकी गलत हुई शटन बावेरी की। फिर आगे आए फिर एक नया सिद्धांत दिया गया जिसे वंशागत का जीनी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वंशागत का जीनी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे कि वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत। ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं गुणसूत्रीय, मान लीजिए इस नाम से भी आ सकता है, गुणसूत्रीय सिद्धांत को। ठीक है, सिद्धांत को, गुणसूत्रीय सिद्धांत को शटन व बावेरी, शटन व बावेरी ने प्रस्तुत किया या प्रतिपादित किया या दिया। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन था और आपका भी एक नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो आपका एक और क्वेश्चन है, हालांकि ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन या मत्स्य पालन, ये सब खत्म हो गया है। लेकिन चूंकि मधुमक्खी से रिलेटेड है तो मधुमक्खी से रिलेटेड आपका भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ड्रोन मक्खी, रानी मक्खी, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसको क्वेश्चन को सम्मिलित कर लिया कि मे भी पॉसिबल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए सिंपल सी बात है। और आपको पता भी होगा कि मधुमक्खी पालन, सबसे पहले मधुमक्खी पालन क्या है, किसे कहते हैं, तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मधुमक्खी जान ही रहे हो, पालन माने पालना। तो मधुमक्खी के पालने की जो प्रक्रिया है वो मधुमक्खी पालन है। और क्यों पाला जाता है मधुमक्खी, भाई मधुमक्खी तो काट लेती है, दर्द भी होता है, तो मधुमक्खी की क्या ज़रूरत है पालने की, तो इससे कुछ लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। उसी लाभ के कारण मधुमक्खी पालन किया जाता है जिसका प्रयोग मार्केट में हम आर्थिक लाभ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो कौन से दो लाभ कह रहा है कि कौन से दो लाभ हैं, तो इसी दो लाभ को हम यहाँ पर आपसे चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मधुमक्खी, ठीक है, पालन से होने वाले, मधुमक्खी पालन से होने वाले दो लाभ निम्न हैं। ठीक है, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि पहला है बेटा शहद प्राप्त करने में। क्या प्राप्त करने में, शहद प्राप्त करने में, शहद सभी लोग जान रहे हैं। और दूसरा आपका है मोम प्राप्त करने में। ठीक है, मोम प्राप्त करने में। ठीक है, ये आपका दो एडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि मधुमक्खी पालन करने से दो लाभ कौन कौन से। ठीक है, शहद प्राप्त होगा, अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो उसके छत्ते से हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलता है शहद, और शहद एक प्रकार से क्या है, एनर्जी वाला पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें साथ साथ शहद में बहुत सारे एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं जो कि औषधि का कार्य करता है। ठीक है, जैसे खांसी आपको आ रही है तो आप पीपल को शहद के साथ मिला करके खा सकते हैं, तो ये क्या करता है, एक तरह से खांसी में और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी क्या होता है, शहद काम करता है। ठीक है, बच्चों को कभी शहद चटाया और खिलाया जाता है, उसके कारण है कि शहद में ऐसे गुण हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो बच्चे में रोग क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये शहद प्राप्त करने में और दूसरा मोम प्राप्त करने में। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग नहीं पता होगा कि शहद तो मिलता, मोम क्या है, कैसे मिलता है। तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वह एक प्रकार का वैक्स है, मोम है। ठीक है,
दोस्तों मोम कुल 5 प्रकार के होते हैं। एक जो आपके कान में खूंट जिसे आप बोलते हो वो भी मोम है, लेकिन उसे कर्ण मोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कान में पाए जाने वाले खूंट को कर्ण मोम कहते हैं, अर्थात कान का मोम वो एक प्रकार का मोम है। और वो करता क्या है कि बॉडी में नहाते समय अगर पानी वगैरह चला जाता है तो सीधा पर्दे पे नहीं जाने देता है, वो ऑयली और चिकना होता है, पानी को बाहर करा देता है। ठीक है, तो ये आपका मोम होता है। मधुमक्खी का जो छत्ता है वो मोम से बना हुआ है, उसका उपयोग जूतों की पॉलिश व अन्य चीजों में भी करते हैं। तो ये आपका हो गया कि मधुमक्खी पालन से होने वाले 2 लाभ को बताइए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम आते हैं इसमें लघु उत्तरी में। ठीक है, लघु उत्तरी क्वेश्चन है। क्या है? लघु उत्तरी क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा, साफ लिखते हैं हम सूत्र। ठीक है, साफ साफ लिख देते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, हालांकि यहीं से लघु उत्तरी चल गया, लेकिन यहाँ पर चूंकि आउट ऑफ सिलेबस की बात थी तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न। तो वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बताइए। तो बोलो, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी लगभग जिस तरह से प्लाज्मिड टॉपिक लगभग हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, उसी प्रकार से डीएनए आरएनए में अंतर वाला क्वेश्चन हो या डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल जो सर्पिलाकार या सीढ़ी नुमा इस तरह से होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन जरूर आने की संभावना रहती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, स्टार लगा दीजिए। ठीक है, ये आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम आपको बताए हैं पहले से, अगर आप भूल गए हो तो फिर से बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दें। तो आइए देखते हैं कि वाटसन क्रिक का जो डीएनए द्विकुंडली मॉडल था उसका चित्र क्या है, फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि डीएनए का जो वाटसन क्रिक मॉडल है, ठीक है, अर्थात डीएनए कैसे होता है। ठीक है, इस बात को सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक ने बाई फिगर बताया। ठीक है, क्या बताया कि डीएनए जो होता है यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ द्विकुंडलित संरचना होती है, अर्थात एक कुंडली ये और एक ये इस तरह से ऐसे मिलकर क्या होती है, लिपटी हुई होती है और लिपट करके सीढ़ी नुमा, एक सीढ़ी सिर्फ ऐसे होती है घरों में और एक होता है ऐसे राउंड अप चलता है। ठीक है, तो ये वाली जो सीढ़ी है इस तरह से सीढ़ी नुमा या सर्पिलाकार जैसे 2 सांप लिपटे होते हैं, इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, अब कैसे होती है आइए फिगर द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका डीएनए का क्या है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल यहाँ पर, ठीक है, तैयार हो रहा है। तो डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल आपको यहाँ पे समझाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका कम सही बना है, मैं फिर से बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कि डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ये ठीक है, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल है। ये जो आपका है ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, 2 है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये जो है इन्हीं के बीच में आपने देखा होगा कुछ इस तरह से ऐसे क्या होते हैं, छड़े होते हैं, डंडे होते हैं, जिसमें एक टी जी सी जी, ठीक है, अर्थात ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, ठीक है, जी का सी के साथ, ए का टी के साथ, ठीक है, फिर जी का सी के साथ। इस तरह से क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से क्या है, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, किस बॉन्ड की सहायता से, हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, डॉटेड लाइन करेंगे। ओके, ये इस तरह से क्या है, जुड़ा हुआ है। एक और बात कि जो इसके पराकुंडलन होता है, पराकुंडलन मतलब कि एक बार यहाँ से जब राउंड लेगा तो ये दूसरे बेस पर पहुँचेगा, तो
तो इसकी जो दूरी बनेगी वो 34 एंगस्ट्रॉम बनेगी। कितनी बनेगी? 34 एंगस्ट्रॉम बनेगी। और जो ये बीच में डंडे जैसे दिख रहे हैं, जैसे सीढ़ियों में डंडे लगे होते हैं, तो इनको बोलते हैं, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम इनकी जो दूरी है, ठीक है, पर डंडे के बीच की दूरी पर, यानी समाक्षर, इन्हें बोलते क्या है? समाक्षर बोलते हैं, ठीक है, समाक्षर। तो प्रत्येक समाक्षर के बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, ये तो ये आपका 20 एंगस्ट्रॉम लगभग। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। तो यही है आपका क्या? वाटसन एवं क्रिक मॉडल, डीएनए की द्विकुंडली का वाटसन एवं क्रिक मॉडल है, ठीक है। आप ये फिगर बनाइएगा और इसमें कुछ फैक्ट होंगे, उनको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, क्या लिखोगे कि इसकी संरचना क्या होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई श्रृंखला होती है। तो यहाँ हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि डीएनए की संरचना, ठीक है, डीएनए की संरचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई द्विकुंडलित व सर्पिलाकार, ठीक है, या सीढ़ीनुमा संरचना होती है, ठीक है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि ए का टी के साथ, जी का सी के साथ बॉन्डिंग करिएगा, ठीक है। तो जो ये आपका, ठीक है, ये जो आपका देख रहे हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये कुंडली जो है, ठीक है, जो दोनों आपस में लिपटी हैं, इस कुंडली को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये समाक्षर GCAT, ये आपका GCAT क्या है? ये नाइट्रोजनी क्षारक है। डीएनए में पाए जाने वाले क्या हैं? नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ठीक है। अब G और C के बीच देख रहे हो डॉटेड लाइन है, A और T के बीच डॉटेड लाइन है। इस डॉटेड लाइन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों कुंडलियां जो है, ये और ये वाला क्या है? ये जो लिपटी है, बधी हैं आपस में, इन्हीं समाक्षरों के द्वारा, नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से क्या है? ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपस में मिलकर के क्या करती हैं? डीएनए की संरचना का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ठीक है। एक और बात यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ध्यान दिलाना चाहेंगे, ठीक है, कि जो नाइट्रोजनी क्षारक आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में यहीं पर आपको दिख रहा है, हाँ जगह तो दिख रहा है, यही लिखते हैं। अगर बात किया जाए डीएनए की रासायनिक संगठन, डीएनए का रासायनिक संगठन क्या है, ठीक है, अर्थात डीएनए का रासायनिक संगठन मतलब डीएनए किन किन रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि डीएनए के रासायनिक संगठन की बात करें तो तीन पदार्थों से मिलकर बना है। डीएनए क्या है? 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है शर्करा, ठीक है। अब शर्करा में कौन सी शर्करा होती है? 1 नंबर का ये भी पूछा जा सकता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए में। और फिर आपका है फास्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल। क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल होता है। और तीसरा है नाइट्रोजनी क्षारक। क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के पदार्थ हैं, इन्हीं से मिलकर के क्या है? आपका डीएनए बना है। अब नाइट्रोजनी क्षारक की बात करें तो इसमें भी 2 तरह के क्षारक होते हैं, एक प्यूरिन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है पिरामिडिन। क्या होता है? प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक है। अब जो प्यूरिन होता है इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है एडिनिन जिसको ए से व्यक्त करते हैं, और एक होता है ग्वानिन जिसको जी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हो ना ये ए जी क्या? ए फॉर एडिनिन, जी फॉर ग्वानिन, ठीक है। और जो पिरामिडिन यहाँ पर है इसमें भी 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है
थायमिन अर्थात टी वाला, और ये होता है साइटोसिन, साइटोसिन अर्थात सी। क्या होता है? साइटोसिन सी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डीएनए की वाटसन क्रिक मॉडल का सिर्फ और सिर्फ नामांकित चित्र पूछा था, तो नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित मतलब होता है फिगर बनाइए, नामांकित कीजिए। जैसे ये मैंने लिखा समाक्षर है, इसकी दूरी इतनी है, इसका इतना है, ये है, तो ये इस तरह से फिगर आपका पूछेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में भी अंशाल के कुछ लघु उत्तरीय और एक दो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कराने का प्रयास किया, और इसी वीडियो के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। ठीक है, और मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक यू।